सभी को नमस्कार। निरंतर सुख दुख का घटना और ये सब काम चलते रहता है। इसके अलावा जितनी भी जड़ इकाइयां हैं, पदार्थ क्या है? बेसिकली भौतिक क्रिया का एक्सप्रेशन है। भौतिक क्रिया की चरम उपलब्धि एक विकसित धरती है। रासायनिक क्रिया का जो एक्सप्रेशन है वो प्राण अवस्था की इकाइयां हैं। तो बेसिकली मानव का शरीर फाइनली रासायनिक क्रिया की अभिव्यक्ति है। ये जीवन बेसिकली भौतिक रासायनिक नहीं है। जीवन अपने आप में एक अलग एंटिटी है। इसका क्रिएशन अलग तरह से होता है। इसका क्रिएशन अभी शिविर में हम नहीं ला रहे हैं। तो गति, तरंग और दबाव का मतलब ये हो गया। गति क्या है? एक परमाणु दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं और आपस में ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन करते हैं। ये गति है। धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ये गति है। कोई चीज गति करती है तो अपने वातावरण की चीजों को प्रभावित करती है, इसका नाम तरंग है ना। और वो जो वो गति करती है और वातावरण की चीजों को प्रभावित करती है, वो जिस तरह से प्रभावित होते हैं, इसका नाम दबाव है। बस मेरे बाजू से निकलने वाली है तो मैं उसके 1 इंच बाजू में खड़ा हो जाऊं, टकराएगी थोड़ी, लेकिन क्या होगा? आप साथ में चल दोगे। तो इसका मतलब है कि बस के 2 फीट तक, 1.5 फीट तक बस का वातावरण है। 1 फीट दूर तक बस के साथ की हवा उसके साथ ही चलती है। वो तरंग है। वो तरंग में एयर मॉलिक्यूल परस्पर दबाव में ही रहते हैं, क्योंकि इतना प्रभाव उसके ऊपर लगातार बना हुआ है। तो गति, तरंग और दबाव को हम क्रिया के रूप में पहचान पाते हैं। जब भी क्रिया होगी, ये तीनों फैक्टर हमको दिखाई देंगे। उसमें से विजिबली हम किसको देख पाएं वो अलग बात है। तो क्रिया का मतलब है गति, तरंग और दबाव। क्रिया का मतलब है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं। आगे चलें। खाली स्थान असीम है, व्यापक है, पारदर्शी है, निराकार है, अद्वितीय है, अखंड है, अप्रभावित है। यहां आके हमने कहा कि खाली स्थान है, इकाइयां नहीं है, इकाइयां क्रियाशील हैं और खाली स्थान क्रिया शून्य है। यहां तक हम पहुंचे। अब इसको और आगे चलते। देखिए, यदि कोई चीज क्रियाशील है, इसका मतलब है कि वो इकाई स्वयं में बल संपन्न है, क्योंकि बल के बिना क्रिया नहीं है। यदि कोई इकाई क्रियाशील है, इसका मतलब है कि उसको कोई बल उपलब्ध है क्रिया के लिए, क्योंकि बल के बिना क्रिया नहीं है। यदि हर इकाई बल संपन्न है, इसका मतलब है हर इकाई ऊर्जा संपन्न है, क्योंकि ऊर्जा के बिना बल नहीं है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि सृष्टि की सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। इसका मतलब सृष्टि की सभी इकाइयां अपने आप में ऊर्जा संपन्न है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सृष्टि की सभी इकाइयों को ऊर्जा कहां से मिल रही? अब यहां पे ये सच्चाई है कि सृष्टि की सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, इसमें कोई शंका नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि चाहे एटम है, उसके पार्टिकल्स भी निश्चित गति से निरंतर घूम रहे हैं, और पूरे सृष्टि की सभी ग्रह गोल नक्षत्र अपने अपने स्पिन मोशन के साथ, अपने अपने ऑर्बिटल मोशन में एक दूसरे को पहचाने हुए लगातार बने हुए। यदि थोड़ी गतियों का आकलन करें तो हमको ये समझ में आता है कि एक आदमी पैदल चले तो 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है। एक आदमी साइकिल से चले तो 25 किलोमीटर पर आवर चल सकता है एवरेज। एक आदमी कार से चले तो 100 किलोमीटर पर आवर चल सकता है। एक आदमी एरोप्लेन से चले तो 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर आवर चल सकता है। सुपरसोनिक की बात करते हैं तो वो 2500 किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं शायद। इससे मिलती जुलती गति चंद्रमा की है। चंद्रमा 3600 किलोमीटर पर आवर की गति से धरती के चक्कर लगाता है। धरती सूरज के चारों तरफ 1 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से रिवॉल्व करती है। 1 लाख किलोमीटर पर आवर। और ये सोलर सिस्टम, सूरज, पूरा सोलर सिस्टम सहित किसी गैलेक्सी को 7 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से रिवॉल्व कर रहे हैं। और हमारी गैलेक्सी 22 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से रिवॉल्व कर रही है। तो आप कल्पना कीजिए, जिस धरती पे हम बैठे हैं 12,800 किलोमीटर का डाया, और ये 1 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से
सूरज के चक्कर लगा रही है और वो सोलर सिस्टम 7 लाख लगा रहा है, तो हमारा इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि मामा का क्या हाल होगा। मामा का हाल कैसा होगा? ये धरती, ये चंद्रमा, ये सूरज और ये एक मोशन, फिर ये एक मोशन, फिर ये गैलेक्सी सहित एक और मोशन, और ये रहा मामा। अब मामा चक्कर कैसे लगाएगा? मामा को 3600 किलोमीटर तो ये पूरा करना है, ये, और साथ में 1 लाख किलोमीटर ये करना है, तो ऐसे भागेगा। और फिर ये सन भी भाग रहा है, फिर मामा क्या होगा? तो भाई साहब इमेजिनेशन काम करना बंद कर देती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सारी गतियों को इमेजिनेशन करने का एक ड्राइंग अलग से होता है, तो उसमें भी हम 2 लेवल तक इमेजिन कर पाते हैं, उसके बाद इमेजिनेशन गोल होना शुरू हो जाती है। जिस चीज को हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं हो रही। बढ़िया। इसका मतलब सृष्टि की सभी इकाइयों की क्रियाशीलता इस तरह से है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके अनंत गैलेक्सी तक सभी एक दूसरे को पहचानते हैं, तभी एक व्यवस्था में बने हुए हैं। अब हम जब कह रहे हैं कि ये सभी इकाइयां ऊर्जित कैसे हैं, तो हम यहां 2 लॉजिक ला सकते हैं। एक लॉजिक में ये कह सकते हैं कि सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जित हैं। यदि सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जित होंगी तो उनकी क्रियाशीलता कैसी होगी? वो वैसे ही है जैसे एक घर में सब मनमानी पे उतर आए, तो घर का हाल कैसा होगा? तो यदि सृष्टि की सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जित होंगी तो उनकी क्रियाशीलता में, उनकी गतिशीलता में वो परस्पर हार्मनी को पहचान पाएंगे क्या? तो ये तर्क ओवररूल हो गया। इसका मतलब ये है कि सृष्टि की सभी इकाइयां के ऊर्जित होने का, क्रियाशील होने का स्वरूप ऐसा है कि वो लगातार सभी एक दूसरे को उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, लार्जर व्यवस्था के अर्थ में लगातार एक दूसरे को पहचाने हुए हैं। इसका मतलब सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्रोत एक ही है। जैसे हम एक ही विभाग से सैलरी पाते हैं तो हम एक विभाग के लोग कहलाते हैं। हम एक माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो लड़ाई करें झगड़ा करें पर भाई बहन ही कहलाते हैं। हम एक देश में रहने वाले लोग हैं, प्यार से रहें या एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष करें पर हम एक देश के लोग कहलाते हैं। इसका मतलब है, क्या वो वास्तविकता है जो सृष्टि की सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है? सभी इकाइयां कहाँ हैं? खाली स्थान में, स्पेस में। इससे बाहर निकलने की कोई संभावना? किसी इकाई को स्पेस से बाहर निकाला जा सके, उसकी भी कोई संभावना नहीं। तो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए एकमात्र वास्तविकता जो प्राप्त है और जिससे बाहर निकलने की भी कोई संभावना नहीं है, वो मात्र खाली स्थान है। अब ये समझ में आ गया कि केवल 2 ही वास्तविकताएं हैं, खाली स्थान है और इकाइयां हैं। इकाइयां अपने तरीके से क्रियाशील हैं नहीं, तीसरी कोई वास्तविकता है नहीं। इससे ये सिद्ध होता है ये खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। ये एक अलग तरह की महिमा समझ में आएगी। खाली स्थान एक ऐसी महिमा, अद्भुत महिमा जो हमारी कल्पनाशीलता से बाहर है। अभी हमारी जड़ संसार की कंडीशनिंग ये है कि ऊर्जा मतलब क्रिया। हमारे भौतिक संसार की हमारी कंडीशनिंग कैसी है? ऊर्जा मतलब क्रिया। लेकिन अस्तित्व में एक ऐसी वास्तविकता दिखाई देती है जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, इसका मतलब वो इकाइयों को ऊर्जा देता है। खाली स्थान इकाइयों को ऊर्जा देता है,
देना मतलब क्रिया। तो खाली स्थान इकाइयों को ऊर्जा नहीं देता है, खाली स्थान मात्र ऊर्जा है। सूत्र यह है कि हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार उसमें होने मात्र से ऊर्जित है। तो क्या पता चला? ये पता चला, देखिए बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा एग्जाम्पल फिजिकल है लेकिन कनेक्ट करने के लिए ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट कर रही है पूरी वायरिंग में, हमने फैन भी लगाया, एसी भी लगाया, माइक भी लगाया, है ना, और भी 4 चीजें लगी होंगी। तो हर इकाई का अपना एक वोल्टेज है और उसकी अपनी एक एप्लीकेशन है। हर इकाई उसमें से कितनी ऊर्जा ले लेती है? जितना उसका वोल्टेज है। और क्या परफॉर्म करती है? जो उसकी एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब है कि खाली स्थान खाली नहीं है, सभी इकाइयां उसी ऊर्जा में है, उस ऊर्जा में होने मात्र से सभी इकाइयां क्रियाशील हैं। और क्रियाशील हैं तो कैसे हैं? तो सृष्टि की सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। तो क्या मतलब? जैसे एक लोहे के परमाणु में कितने पार्टिकल हैं? कुछ केंद्र में है, कुछ ऑर्बिट में है। तो एक लोहे के परमाणु में जितने पार्टिकल हैं, कुल मिला के वो पार्टिकल अपने तरीके से ऊर्जित हैं। तो एक लोहे के परमाणु का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहेगा, इसलिए उसके ऊर्जित होने का स्वरूप सेम रहेगा, इसलिए उसके व्यक्त होने का स्वरूप सेम रहेगा। इसी को कह रहे हैं आचरण की निश्चितता। तो जड़ संसार उसको पाकर, जड़ संसार, इसी को मूल ऊर्जा कहा, क्योंकि सृष्टि की सभी इकाइयों का जो मूल क्रिया है, इसके फलस्वरूप इसी को मूल ऊर्जा कहा। इसी को निरपेक्ष ऊर्जा कहा, क्योंकि इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इसी को साम्य ऊर्जा कहा, क्योंकि ये सभी इकाइयों को समान रूप से उपलब्ध है। तो खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, यही मूल ऊर्जा है। ये ऊर्जा निरपेक्ष है, ये ऊर्जा साम्य है, सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, इसलिए साम्य ऊर्जा है। इसका दूसरा कोई कारण नहीं है, ये स्वयं में ही ऊर्जा स्वरूप है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए अपने आप में इकाइयों के लिए क्रियाशीलता का आधार है। तो जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। क्रियाशीलता के रूप में इकाई व्यक्त है, जड़ संसार व्यक्त है। तो जड़ संसार इसको पाकर, मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। प्राण संसार इसी मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। स्पंदन का मतलब सेल का सांस लेना, संकोचन प्रसारण, इसका नाम स्पंदन है। सेल सांस लेती है तो फूल जाती है, सांस छोड़ती है तो सिकुड़ जाती है। ये फूलना सिकुड़ना, इसी को स्पंदन कहा है। पूरा देखेंगे, एटम में भी वो स्पंदन अपने तरीके का है, उसकी गतियों के कारण, सेल में भी। तो पूरी सृष्टि की भाषा कंपन है ना। ये बात जब हम जीवन क्रिया की थोड़ी सी बात कर रहे थे, हमने रसगुल्ला खाया तो कुल मिला के न्यूरॉन एक प्रकार से कंपित होता है। हमने अच्छी साड़ी पहनी, हमने अच्छा खाना खाया, ब्रेन्स न्यूरॉन्स के लिए वो केवल कंपन है। किसी ने हमको दुख दिया, वो एक प्रकार का कंपन है, मैं उस कंपन को पहचानता हूं। तो बेसिकली मन ने एक प्रकार का आदेश दिया, वो भी एक कंपन है जिसको न्यूरॉन एक प्रकार से पहचानता है। तो पूरी सृष्टि की भाषा कंपन की भाषा है, वाइब्रेशन की भाषा है। तो प्राण संसार उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जीव संसार, जीव संसार की बात कर रहे हैं तो पशु शरीर को चलाने वाले जीवन की बात कर रहे हैं। जीव संसार उसको पाकर संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। पशुओं में संवेदनशीलता देखी जाती है। भ्रमित मानव मूल ऊर्जा को पाकर कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है और जागृत मानव मूल ऊर्जा को पाकर संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त होता है। क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, संज्ञानशीलता, टोटल इवोल्यूशन इतना है।
बढ़िया। तो क्या ध्यान में आया? तो इससे ये समझ में आया खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ घटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसका एक नाम स्थिति पूर्ण है। इसी को हम पूर्ण बोलते हैं। एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में क्रिया शून्य है, ऊर्जा स्वरूप है, स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण में सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता के अर्थ में व्यक्त होती हैं। पूर्णता के अर्थ में व्यक्त होना ही आचरण की निश्चितता को व्यक्त करता है। फिर से रिपीट करता हूं, खाली स्थान एक ऐसी महिमा, देखो इसलिए इसको एक नाम दिया है कि ये सत्य है। सत्य का मतलब है जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, वो सदा सदा के लिए एक सा है और सदा सदा मानव को एक जैसा भास होता है। कोई वास्तविकता है उसका हमको भास होता है, उसमें कभी भी कुछ नहीं बदल सकता है, उसमें कभी भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है और उसकी सत्ता वो अपने आप में सदा सदा एक सा बना हुआ है। इसलिए इसको सत्य कहा है, इसलिए इसको नित्य कहा है। सत्य है, नित्य है। नित्य का मतलब जो सदा सदा है, हमेशा है, सनातन है, सदा सदा है। सत्य है, नित्य है। ये क्लैरिटी बनी, ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है। ये ऊर्जा अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण में सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं, इसलिए सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव भी उसी पूर्ण में ऊर्जित है, इसलिए मानव में पूर्णता की प्यास है, ज्ञान पूर्वक अपनी पूर्णता को व्यक्त कर पाता है। ठीक। तो जड़ संसार अपनी पात्रता अनुसार, अब देखो पात्रता बढ़ती जा रही है, जड़ संसार से ज्यादा पात्रता प्राण संसार की है। मतलब ये मूल ऊर्जा सबसे कम जड़ संसार के स्वरूप में व्यक्त है, उससे अधिक प्राण संसार में व्यक्त है, उससे अधिक जीव संसार में व्यक्त है, उससे अधिक भ्रमित मानव में व्यक्त है और जागृत मानव में पूर्ण रूपेण व्यक्त हो जाता है। इसलिए मानव को व्यक्ति भी संज्ञा है। मानव को व्यक्ति संज्ञा इस अर्थ में है, संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई का नाम व्यक्ति है। संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ है मानव, तो मानव का ये सामर्थ्य से उसको एक नाम व्यक्ति है कि वो संपूर्ण को व्यक्त कर पाने में समर्थ है, इसलिए उसका नाम व्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब है अभ्युदय के अर्थ में व्यक्त होना। अभ्युदय के अर्थ में व्यक्त होने का मतलब है संपूर्णता को समाधान के अर्थ में व्यक्त होना, इसलिए अभ्युदय नाम का ये मतलब। तो बेसिकली जागृत मानव समाधान की फैक्ट्री है, उसमें निरंतर समाधान का उदय होता है। और भ्रमित मानव समस्या की फैक्ट्री है, वो लगातार गिला शिकवा शिकायत और नेगेटिविटी और तमाम तरह का प्रॉब्लम। तो इसका मतलब हो गया अभ्युदय एकमात्र शब्द है जो बेसिकली मानव की गरिमा को, मानव की महिमा को व्यक्त करता है। अभी तो मानव में अभ्युदय होता है, मानव में निरंतर समाधान को प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है, वो अपनी इस कैपेसिटी को पा जाए, इसका नाम अभ्युदय है। तो ये अद्भुत बात है। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि पशु शरीर तक जो इकाइयां हैं उनकी पात्रता निश्चित है। लोहे के एटम की जितनी पात्रता है वो सदा सदा के लिए उतनी ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। एक शेर के रूप में जितनी ऊर्जा व्यक्त हो रही है वो उतनी ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। शेर हजारों साल तक शेर ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन भ्रमित मानव से वो उस मामला शुरू होता है, तो मानव में एकमात्र स्थिति है कि उसमें पात्रता विकास होता है। मानव में पात्रता विकास है। मानव में पात्रता विकास का मतलब है कि कभी उसकी जानकारी केवल स्थूल लेवल तक है, स्थूल से वो सूक्ष्म की ओर जाता है, सूक्ष्म से वो कारण की ओर जाता है और कारण से महाकारण को समझने की ओर जाता है। ये मानव के समझने की यात्रा है। जिंदा रहने के धरातल पर हमने स्वयं को शरीर माना है, इसलिए केवल भौतिक वस्तुओं को पहचाने रहते हैं। जिंदा रहने के अर्थ में चीजों को पहचाने हुए हैं, इसको स्थूल लेवल कह रहे हैं। एटॉमिक लेवल और अपने आप को मैं के रूप में पहचान लेना, ये सूक्ष्म लेवल है। फिर मैं के क्रिया के आधार को, मूल कारण को पहचान लेना कारण है,
और सर्वस्व के आधार को पहचान लेना महाकारण है, उसकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा से क्या निकला? अब ये समझ में आता है कि इवोल्यूशन की जर्नी मैं और ये जड़ संसार अलग अलग नहीं है। मेरा शरीर आज भी जड़ संसार से मिलके ही बना हुआ है। चैतन्य भी कहाँ से आया है, उसका भी जड़ संसार से एक रिलेशनशिप है। ये क्लैरिटी बनी कि पूरा एग्जिस्टेंस एक कैनवस है और बेसिकली सभी इकाइयां एक ही मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। देखो, समझने लायक बात है। एक माँ के गर्भ से निकलते हैं, जिंदगी भर झगड़ा करें तो भी कहलाते भाई बहन ही है, एक रिश्ता रहता ही है। हम तो उस माँ के गर्भ में हैं जिससे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये खालिस्तान रूपी गर्भ, पूरी सृष्टि कहां है? पूरी सृष्टि इस खालिस्तान रूपी गर्भ में है और इससे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम ही सब एक ही मां की संतान है। इसलिए हम सबका आपस में कोई रिश्ता है ही, और मानव मानव का ही रिश्ता नहीं है। नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी और केवल धरती तक ही सीमित नहीं है, मंगल और सूर्य से लेके और तमाम गैलेक्सीज। इसलिए मानव पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहता है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को देखना चाहता है, क्योंकि उसके साथ भी उसका कोई रिलेशन है, क्योंकि वो मेरे ही परिवार का हिस्सा है। आकार की सूक्ष्मता के रूप में मैं एक सूक्ष्म इकाई, लेकिन समझने की विशालता के रूप में पूरा ब्रह्मांड मुझ में समा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जितनी चर्चा हमने अभी तक की उसमें एक तो ये निकल के आ गया कि खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है। सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार उस खालिस्तान में ऊर्जित हैं। खालिस्तान किसी को ऊर्जा दे नहीं रहा है, क्योंकि देना भी क्रिया है, और खालिस्तान रूपी वास्तविकता, ये मूल ऊर्जा स्वयं में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य का मतलब ना ये कुछ देता, ना ये कुछ लेता, ना ये कुछ कहता, ना ये कुछ करता। ऐसी एक क्लैरिटी हमारी थोड़ी सी बन रही। अब थोड़ा सा 2 कदम और आगे चलते हैं। देखिए, अब तक की जितनी हमारी चर्चा हुई, हमने उसमें ये तो पहचान लिया कि इकाइयों के चारों ओर खाली स्थान है, और ये खाली स्थान कहाँ तक है? ये असीम है। ये हमने पहचाना। अब थोड़ा सा इकाई के अंदर चलते हैं। इकाई के अंदर गए तो हमने पाया कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है और एटम के बीच में फुटबॉल का मैदान होता है। तो एक एटम का अध्ययन करके ये पाया गया कि एटम का जितना टोटल वॉल्यूम है और जितने उसमें पार्टिकल हैं, उसको यदि रेशो में देखा जाए तो एक धरती को यदि दबाने का मैकेनिज्म हमारे पास उपलब्ध हो तो इस धरती का ठोस मटेरियल केवल फुटबॉल के जितना है। मेरी बात पहुंची आप तक? नहीं पहुंची। फिर से रिपीट करता हूं कि हमको ये पता है कि सारी इकाइयां परमाणुओं से मिलके बनी हैं, अणुओं से मिलके बनी हैं, और हमने एक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पढ़ा है। ये एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है जो बहुत समझने लायक है। पूरी सृष्टि की व्यवस्था का सिद्धांत अच्छी निश्चित दूरी है। अच्छी निश्चित दूरी, क्या अच्छी निश्चित दूरी? व्यवस्था के अर्थ में अच्छी निश्चित दूरी। इसको प्रैक्टिकली देखें। मैंने माइक लगा रखा है। मैं कॉलर माइक क्यों नहीं लगाता? क्योंकि जब मैं ऐसे हो जाता हूं तो ये छूट जाता है, और ये इतना इंटेंसिव कहने और सुनने का प्रोसेस है, इसमें जरा सा भी कम ज़्यादा होता है तो बहुत थकान देता है। और ये मैंने मुंह में क्यों नहीं डाल लिया और ऐसे क्यों नहीं कर लिया? अच्छी निश्चित दूरी। तो ये एक अच्छी निश्चित दूरी है जहां ये मेरे चेहरे को टच भी ना करे, और जो आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ठीक से आप तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब है इसकी दूरी यहीं पे ही है जब ये बेस्ट परफॉर्म करता है। उसी तरह से पंखा हमने कितना ऊंचे में लगाया है, और सर के ऊपर लगा दें, या इस हॉल की छत 15 फुट ऊंची है, जब ये रूफिंग नहीं था तो उसको ये पोल काफी ऊपर तक गया है।
जब ऊंची छतें हैं तो हम पाइप नीचे लटकाते हैं, नहीं ऊपर लगा दें, ऊपर लगाएंगे हवा नहीं आएगी, और नीचे लटका देंगे हाथ कटेगा। तो अच्छी निश्चित दूरी व्यवस्था के अर्थ में हम पहचानते हैं जहां वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। किसी भी ट्रक और बस के पीछे लिखा रहता है उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि पीछे 2 किलोमीटर पीछे रह जाओगे तो घर नहीं पहुंचोगे, और फिर ज्यादा नजदीक आओगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। इसका मतलब है आप रोटी बनाते हो, रोटी को गैस के ऊपर नहीं रख देते, फ्लेम एक पॉइंट पे सबसे अधिक हीट देती है, इसलिए बीच में एक स्टैंड रहता है, उस पे रोटी रखते हैं या उस पे कोई चीज रखते हैं तो वो बेस्ट परफॉर्म करती है। उसी तरह से किताब को ऐसा रख के नहीं पढ़ते, और 24 फुट दूर भी रख के नहीं आते, 24 इंच दूर रखते हैं कि 24 इंच दूर पे वो बेस्ट परफॉर्म करती है, अच्छी निश्चित दूरी है वो। इस तरह से चांद धरती के ऊपर भी नहीं टपक जाता है और बहुत दूर भी नहीं रहता है। तो जहां चांद और धरती एक दूसरे के साथ व्यवस्था को पहचान पाते हैं उतनी दूरी में बने रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर सिद्धांत है कि हर इकाई अपने वातावरण सहित है, हर इकाई अपने वातावरण सहित है। धरती का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव एक पॉइंट तक जाता है और चांद का भी कोई प्रभाव किसी पॉइंट तक आता है। ये इतने नजदीक भी नहीं होते हैं कि एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, ये इतने दूर भी नहीं रहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ व्यवस्था को ना पहचान पाए। ये उतनी दूरी में रहते हैं जहां एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना एक दूसरे के साथ समग्रता में व्यवस्था को पहचान पाए। इसका मतलब सृष्टि की सभी इकाइयां जो भौतिक इकाइयां हैं वो उपयोगिता पूरकता को पहचानने के क्रम में भी एक अच्छी निश्चित दूरी को व्यवस्था के अर्थ में पहचाने रहते हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ में निर्वाह कर पाते हैं। आप पूरी सृष्टि में कहीं से भी कहीं तक देख लो, एक परमाणु का स्वरूप में ऑर्बिटल पार्टिकल एक निश्चित अच्छी दूरी में रहते हैं, उससे नजदीक आते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स उसको दूर लेके जाता है, और यदि वो एटम छोड़ के टेंजेंट होने की कोशिश करते हैं तो उसको न्यूक्लियर फोर्स पकड़ के रखता है, तो उसका परमाणु का स्वरूप बना रहता है। तो किसी भी परमाणु में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसी परमाणु के स्वरूप के बने रहने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो अंश हैं, पार्टिकल हैं, वो भी एक दूसरे को टच करते हैं क्या? कोई किसी को टच नहीं करेगा, टच करेगा तो बिल्कुल ब्लास्ट ही हो जाएगा। तो अच्छी निश्चित दूरी पे रहते हुए इतने पास रहते हैं कि एक दूसरे के साथ व्यवस्था को पहचान पाएं और एक दूसरे के वातावरण में हस्तक्षेप भी ना करें। अब चैतन्य पे आ जाते हैं। चैतन्य भी दूसरे मानव के साथ में अच्छी निश्चित दूरी को पहचानता है। कैसे? कितने लोग हैं जो हमारे घर तक जाते हैं, कितने लोग हैं जिनसे केवल ऑफिस में ही मिलते हैं, कितने लोग हैं जिनसे किसी प्रोग्राम में ही मिलते हैं, कितने लोग हैं जो मेरे घर तक आते हैं, कितने लोग हैं जो बाहर के ड्राइंग रूम में बैठते हैं, कितने लोग हैं जो अंदर के ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं आपके परिवार के संपर्क में जो आपके घर के किसी भी कोने में चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने हर व्यक्ति के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी पहचानी है। ये दूरी कितनी हो, ये दूरी ज्यादा होगी तो मेरे को उसका लाभ नहीं मिलेगा, और ज्यादा नजदीक आएंगे तो उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। दूसरे की नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े और उसकी पॉजिटिविटी का फायदा मुझको मिल पाए, सुख मिल पाए, इतनी दूरी हम एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, अभी जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो किसके नजदीक आना चाहते हैं? जिससे रूप बल धन पद का फायदा मिलता हो। स्वयं को शरीर मानते हुए हम उस अच्छी निश्चित दूरी को प्राकृतिक रूप में नहीं पहचानते हैं। भ्रमवश जिससे इंद्रिय सुख मिलता हो, जिससे रूप बल धन का फायदा मिलता हो, मैं उसके ज्यादा नजदीक आना चाहता हूं। ज्यादा नजदीक आने से या तो मैं उसका शोषण करता हूं कि वो मेरा शोषण करता है, और बाद में हम कन्फ्लिक्ट के साथ में विदा हो जाते हैं।
इसका मतलब है कि मानव मानव के बीच में अच्छी निश्चित दूरी पहचानने का सूत्र क्या होगा? मानव मानव के बीच में अच्छी निश्चित दूरी पहचानने का सूत्र क्या होगा? उपयोगिता पूरकता का आधार क्या होगा? समग्र व्यवस्था। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। तो जब तक मानव मानव लक्ष्य के अर्थ में स्वयं को नहीं पहचानता है तो स्वयं से भी संबंध परिभाषित नहीं होता है, वो स्वयं से भी दूर रहता है। इसलिए सूत्र है, स्वयं का स्वयं से विलगीकरण ही दुख है। स्वयं का स्वयं से दूर होना ही दुख है और स्वयं के पास होना ही सुख है। दो बढ़िया सूत्र हैं। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। बंधन क्या है? जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसका सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। यह मोक्ष का सूत्र है। जिसका सुख स्वभाव है। किसका सुख स्वभाव है? मेरा कि शरीर का? मेरा सुख स्वभाव है। तो मैं स्वयं को पहचान लूं, एंड टू एंड पहचान लूं, मैं अनुभव संपन्न हो जाऊं, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है भ्रम से मुक्ति। भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है, आवागमन से मुक्ति मोक्ष नहीं है। और मैं तो आज और अभी अमर हूं। मेरा स्टेटस कितना हो सकता है? मैं के रूप में मेरा स्टेटस क्या हो सकता है? मेरा स्टेटस ये हो सकता है कि जीवन के रूप में भ्रमित हूं या मैं जागृत हूं। मैं शरीर चलाता हूं कि शरीर नहीं चलाता हूं। और भ्रमित हूं तो दुखी हूं और जागृत हूं तो सुखी हूं। इसके अलावा मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान में आया? इसके अलावा मेरा कुछ नहीं हो सकता है। या तो मैं भ्रमित हूं या मैं जागृत हूं, या मैं शरीर चलाता हूं। शरीर में मानव का शरीर चला सकता हूं, स्त्री का शरीर चला सकता हूं, पशु का चला सकता हूं और पुरुष का चला सकता हूं। मोटा मोटा मेरे पास मैमल्स और इतने ही शरीर मेरे पास हैं। या तो मैं बिना शरीर के हूं या मैं शरीर के साथ हूं, और या मैं भ्रमित हूं या मैं जागृत हूं। इतना ही कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है जागृत हूं तो सुखी हूं, इसी का नाम मोक्ष है। तो सशरीर मोक्ष की बात है। सशरीर मोक्ष मिले तो पता चले। तो मरने के बाद मिला तो किसको पता चला? और मरने के बाद ईश्वर में विलय हो गया तो बताया किसने? अस्तित्व विहीन मोक्ष की जो बात हमने की है कि आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है, ये विलय हो गया तो आगे किसने बताया? तो इसका मतलब है आत्मा कहें मैं कहें, बेसिक बात इसकी जो परंपरा ने भी पहचानी, लगभग सभी धर्मों में ये समानता है विश्व के, कि सभी धर्मों ने ये माना है कि ये शरीर को चलाने वाली एंटिटी शरीर के बियॉन्ड है, इसमें समानता है। और ये मरती नहीं है, इसमें समानता है ना। इतना ही है कि कोई कह लेगा कि ये दोबारा शरीर चलाती है, कोई ये कह देगा कि उस दिन नहीं चलाती है। वो जीवन की चॉइस है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन इससे ये पता चला जब परमाणु का नाश नहीं हो सकता है, परमाणु का स्वरूप बदल सकता है। लोहे का परमाणु एल्यूमिनियम का परमाणु हो सकता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बदल गया तो दूसरा परमाणु हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बदलने से एक परमाणु दूसरे परमाणु में शिफ्ट हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन परमाणु के अस्तित्व को एग्जिस्टेंस से खत्म कर दें, ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये जो ब्रह्मांड में जो इकाई है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक निश्चित दूरी बनाए रख, उस सेंस जो उन्हें मिल रही है दूरी बनाने की सेंस, सोर्स क्या है उसका? यही तो बात है। ऐसे फाइन फाइन क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको पता चलेगा एक पॉइंट के बाद खिड़कियां ठक 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 खुलते चले जाएंगे। तो देखो ये समझने की बात है कि हमने परमाणु को अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि परमाणु पार्टिकल से बनी रचना है। तो पार्टिकल को किसने समझाया कि तुम मिलके परमाणु हो जाओ? एक बहुत सुंदर बात है जिसको हम समझ सकते हैं। देखो हम ये चर्चा करते हैं कि एक एटॉमिक पार्टिकल स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है। हम इसको रैंडम मोशन बोलते हैं। रैंडम का मतलब अनिश्चित, दिशाहीन। अब कल्पना कीजिए यदि ये स्पिन मोशन कर रहा है और रैंडम मोशन में है
और दूसरी कल्पना करें कि ये स्पिन मोशन करता है और किसी एक डायरेक्शन में निकल गया। यदि ये किसी एक डायरेक्शन में निकल गया तो दूसरे परमाणु को खोजेगा कैसे? तो रैंडम मोशन रैंडम नहीं है। रैंडम मोशन रैंडम नहीं है, रैंडम मोशन पर्पसफुल है। रैंडम इसलिए है ताकि एक एटॉमिक पार्टिकल जो अपने आप में अकेला नहीं रह सकता, वो किसी परमाणु के साथ ही अपने सहअस्तित्व को प्रमाणित करेगा। तो रैंडम दूसरे परमाणु को खोज के उसके साथ होने के अर्थ में रैंडम है। तो रैंडम मोशन रैंडम नहीं है। रैंडम मोशन पूरी तरह से पर्पसफुल है। रैंडम मोशन इस अर्थ में है क्योंकि यदि ये रैंडम नहीं होगा तो दूसरे परमाणु को नहीं पहचान पाएगा। किसी एक डायरेक्शन में निकल गया पूरे एग्जिस्टेंस में, कहां जाएगा पता नहीं। यदि ये रैंडम होगा तो ये दूसरे परमाणु को पहचान पाएगा और ये परमाणु के स्वरूप में हो पाएगा। ये प्रवृत्ति कहां से आई? तो ये कह रहे हैं कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये कोई अद्भुत महिमा है। ये खाली स्थान अपने आप में स्थिति पूर्ण है। तो सृष्टि की सारी इकाइयां कैसी ऊर्जा में ऊर्जित हैं? एक पूर्ण ऊर्जा में ऊर्जित है। पूर्ण में ऊर्जित है तो उसका गति कैसा होगा, उसका क्रियाशीलता कैसा होगा? पूर्णता के अर्थ में उसकी गति है। पूर्ण में ऊर्जित है इसलिए पूर्ण के अर्थ में गति है। पूर्णता के अर्थ में गति व्यवस्था को व्यक्त करता है और व्यवस्था के अर्थ में गति आचरण की निश्चितता को व्यक्त करता है। फाइनली सृष्टि की सभी इकाइयां प्रमाणित होने के अर्थ में हैं, क्योंकि वो पूर्णता में गर्भित हैं, पूर्णता में ऊर्जित हैं, इसलिए वो पूर्णता के अर्थ में गति करती हैं। पूर्णता में अर्थ में गति व्यवस्था के स्वरूप में है। व्यवस्था को हम आचरण की निश्चितता के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मानव के अलावा सृष्टि की सभी इकाइयां आचरण की निश्चितता को व्यक्त करती हैं। मानव में भी उसी निश्चित आचरण की चाहत है। मानव के रूप में हमारी क्या चाहत है? मेरा आचरण निश्चित हो कि अनिश्चित हो। और दूसरों से मेरे को क्या अपेक्षा है? दूसरों का आचरण मेरे साथ निश्चित हो कि अनिश्चित हो। निश्चित का मतलब कैसा आचरण? निश्चित का मतलब ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, सभी के लिए सुखदायी हो। फाइनली जो सभी के लिए सुखदायी हो मतलब मानव लक्ष्य के अर्थ में हो। तो इसका मतलब क्या चीज है जो प्रेरित कर रही है? तो बेसिकली पूर्ण में ऊर्जित है, इसलिए हर इकाई पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। तो एक एटॉमिक पार्टिकल उस पूर्ण में ऊर्जित होकर व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है और किसी परमाणु को पहचानकर व्यवस्था को व्यक्त करता है। मैंने बोला कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल पूर्ण में ऊर्जित होने के आधार पर व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है और किसी दूसरे अंश या परमाणु को पहचानकर व्यवस्था को व्यक्त करता है। इसलिए पूरे अस्तित्व में स्टेबिलिटी की चाहत है। इसलिए कोई परमाणु किन्हीं अंशों को छोड़ के स्टेबल होता है, कोई परमाणु किन्हीं अंशों को पाके स्टेबल होता है ना। उसी तरह से हर मानव भी स्टेबिलिटी चाहता है। वो भ्रम को छोड़ के और सच्चाई को पाके स्टेबल होता है ना। तो उस तरह से हम देखेंगे तो कोई भी मकान की बात करें, कोई भी रचना की बात करें, उसकी रचना अपने आप में पूर्ण हो जाए, उसका आचरण अपने आप में पूर्ण हो जाए, इसके लिए कोई चीज वो छोड़ता है, कोई चीज को वो पहचानता है। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता था इसके साथ में, उसको ध्यान से सुन सकते हैं कि अब हमने एक बात ये बोली कि पूर्ण में एक सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल पूर्ण में ऊर्जित है, इसलिए व्यवस्था के अर्थ में प्रवृत्ति है। व्यवस्था के अर्थ में प्रवृत्ति कहां से आई? क्योंकि पूर्ण में ऊर्जित है। व्यवस्था के अर्थ में प्रवृत्ति है, इसलिए एग्जिस्टेंशियली बाय डिफॉल्ट मैकेनिकली दूसरे परमाणु अंश या परमाणु को पहचानकर व्यवस्था के रूप में व्यक्त हो जाता है। उसी तरह से एक मानव भी, जीवन भी शरीर को चलाता हुआ उसी मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। उस मानव में भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। धरती के सभी मानव में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है कि अव्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है? सुखी होने की प्रवृत्ति है कि दुखी होने की प्रवृत्ति है? तो धरती के सभी मानव भी उसी मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, पूर्ण में ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता की व्यवस्था के अर्थ में उसकी प्रवृत्ति है। अब फंडामेंटल पार्टिकल और मानव में क्या फर्क है?
फंडामेंटल पार्टिकल को व्यवस्था में होने के लिए शिविर की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल को व्यवस्थित होने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट होता है। मानव में ये स्पेशल व्यवस्था है कि उसमें व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है, व्यवस्था की समझ नहीं है। वो जो कुछ भी करता है समझ पूर्वक ही करता है। इसका मतलब है कि एजुकेशन क्या चीज है? व्यवस्था की समझ और व्यवस्था में जीना। तो एजुकेशन का इतना ही मतलब है कि वो उसको व्यवस्था की समझ देता है। तो एक बच्चा व्यवस्था की समझ को पाकर व्यवस्था में जीने की प्रवृत्ति वो गर्भ से लेके ही आया है, नेचर से लेके ही आया है। समझने की प्रवृत्ति वो नेचर से लेके ही आया है। सुख की तलाश वो नेचर से लेके ही आया है ना। भय से, भ्रम से, अभाव से मुक्ति की चाहत वो नेचर से लेके ही आया है। तो हर बच्चा एक पात्रता लेके ही आया है। पात्रता शून्य कोई बच्चा दुनिया में होता नहीं है। पात्रता शून्य कोई बच्चा दुनिया में पैदा ही नहीं होता है। तो इसका मतलब है हर बच्चा किसी पात्रता के साथ है ही। उसको उसकी पात्रता के साथ कनेक्ट करके हम व्यवस्था में जीने का स्वरूप उपलब्ध करा सके तो 18 साल तक होते होते हर बच्चा व्यवस्था के स्वरूप में हो जाएगा। सर, यदि हर जीव पूर्णता में ऊर्जित है तो उस जीव को उस पूर्णता का एहसास क्यों नहीं होता? पूर्णता में ऊर्जित तो है लेकिन वो एहसास क्यों नहीं कर पाता? देखो, यही समझने की बात है। जड़ परमाणु में एहसास है कि जड़ परमाणु मैकेनिकल है? तो जड़ परमाणु में एहसास नहीं है। जैसे कैमरा है, कैमरा भी देखता है, हम भी देखते हैं। कैमरा हमसे पावरफुली देखता है कि हम ज्यादा पावरफुली देखते हैं? कैमरा हमसे पावरफुली देखता है। हमारा रेजोल्यूशन कम है, उसका रेजोल्यूशन ज्यादा है। तो कैमरा भी दर्शक है, कैमरे में भी देखने की क्षमता है, हम में भी देखने की क्षमता है। दोनों में क्या फर्क है? कैमरे के सामने प्यार करो, अपराध करो, मर्डर करो, कैमरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको दिक्कत होती। इसका मतलब है देखने की क्षमता वहां भी है लेकिन मैकेनिकल है। इसका मतलब है भौतिक और रासायनिक क्रिया में देखने की क्षमता नहीं है। देखने की क्षमता केवल जीवन क्रिया में है। तो जहां जीवन होगा केवल वहीं सुख दुख होगा। तो पूरी सृष्टि में जीवन एकमात्र इकाई है जो दृश्य भी है और दृष्टा भी है। जीवन एक दृश्य भी है और जीवन में देखने की ताकत भी है। दृश्य भी है और देखने की ताकत भी है। इसी का नाम समझना है। कैमरा एक दृश्य है, देखने की ताकत भी है, समझने की ताकत नहीं है। तो जीवन एग्जिस्टेंस में एकमात्र एंटिटी है जिसमें देखने की ताकत मतलब समझने की ताकत है, और यह समझने की ताकत ही उसके सुख दुख का आधार है। इसलिए जीवन में सुख दुख होता है। हाँ जी सर, ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था, ये जो ऊर्जा स्वरूप है, हाँ, ये अपने आप में पूर्ण है? हाँ, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। यस सर, यही प्रश्न था मेरा। बस पूर्ण का मतलब ही है जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और उसके होने की निरंतरता है। इसलिए इसको एक शब्द दिया, नित्य। 3 शब्द यूज होते हैं, परिवर्तनशील, निरंतर और नित्य। तो जड़ संसार परिवर्तनशील है, चैतन्य संसार निरंतर है, और व्यापक वस्तु ये मूल ऊर्जा नित्य है। नित्य का मतलब ना आदि है ना अंत है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या स्पंदन से एक दूसरे को पहचानते हैं? आयरन का एक सब एटॉमिक पार्टिकल आयरन से ही क्यों जुड़ता है? हाँ, आयरन से ही क्यों जुड़ता है, इसका ये मतलब हुआ कि एक आयरन का परमाणु जब मूल ऊर्जा में अपनी पात्रता के साथ ऊर्जित है तो उसकी कंपनात्मक गति एक तरह की है। तो वो कंपनात्मक गति ही एक दूसरे के साथ जुड़ने का आधार है। अभी भी आप देख लीजिए, 2 मानव कौन आपस में जुड़ते हैं जिनकी कंपनात्मक गति मैच करती है। यही वाइब्रेशन है। कंपनात्मक गति मैच करने का मतलब है जो दोनों धन की तलाश में वो जुड़ जाते हैं, जो दोनों पद की तलाश में वो जुड़ जाते हैं, जो दोनों भोग की तलाश में है वो जुड़ जाते हैं, जो दोनों ज्ञान की तलाश में है वो जुड़ जाते हैं। क्योंकि दोनों ज्ञान वाले का कंपन मैच करता है, दोनों भोग वाले का कंपन मैच करता है,
तो जो कंपन जिससे मैच करेगा उसी से जुड़ सकता है। इतना बढ़िया। जहां से तर्क समाप्त होता है वहां जिंदगी शुरू होती है। अगर हर इकाई को पता है वो क्या कर रही है और पता नहीं है, हो रहा है, हो रहा है, कर रही की भाषा नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं। और हमें ही कंफ्यूजन है, हाँ, तो हम ही बेवकूफ, बाकी सबको तो पता है क्या कर रहे हैं, हम ही यहाँ पे बैठ के शिविर कर रहे हैं, एटम तो नहीं कर रहा है शिविर। हाँ, वैलिड क्वेश्चन। इसका इतना ही मतलब है कि देखो, जिसको मजदूरी करनी है उसके लिए कोई स्कूल नहीं, जिसको स्थूल लेवल का काम करना है उसके लिए ज्यादा समझने की बात है नहीं, लेकिन जिसको जितना सूक्ष्म में जाना है उतना गहरा समझने की जरूरत है। तो हम इवोल्व्ड स्पेसीज हैं। गुड बैड इसमें सब छोटा पड़ गया, ये बहुत अलग तरह की महिमा हो गया। तो जीवन इस सृष्टि में सर्वोच्च महिमा संपन्न अभिव्यक्ति है। पूरी सृष्टि में सर्वोच्च महिमा संपन्न अभिव्यक्ति है, क्योंकि जड़ परमाणु में ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना इसको समझना है, ना उसको जीना है। वो केवल है और केवल उसमें पहचानना, निर्वाह करना होता है अनुकूलता के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर। उससे प्राण संसार ज्यादा विकसित है। एक पेड़ पौधे का यदि लेवल देखें तो उसी मौसम की पहचान, खाद की पहचान, मिनरल की पहचान, तो यदि पेड़ पौधे को देखोगे तो वो मेटल की तुलना में ज्यादा पैरामीटर्स में इंटेलिजेंट दिखाई देता है, ज्यादा चीजों को ठीक से पहचानता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर उसकी केयर की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा है ना। लोहा बाहर रखा है, भीग जाए, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, अपने को चिंता नहीं है। लेकिन छोटा पौधा है तो फिर उसको हम संभालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये उससे इवोल्व्ड चीज है। फिर पशु पक्षी उससे भी इवोल्व्ड है। ये इवोल्व्ड का क्या पहचान है? जो जिससे इवोल्व्ड होगा नीचे वाले के सारे गुणधर्म उसमें समाहित होंगे। 8th वाले ने 5th क्लास किया ही था, पीएचडी वाले ने एमए किया ही था। इसका मतलब होगा जो इवोल्व्ड है उसमें नीचे वाले का सारा गुण शामिल ही होगा। तो जब मानव की चर्चा करेंगे तो उसमें पदार्थ शामिल ही है, उसमें प्राण शामिल ही है, पशु पक्षी भी शामिल ही है। जो इन तीनों में नहीं है उससे अधिक उसमें है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव इवोल्व्ड है। इसका मतलब हम में समझने की ताकत है। मुझको समझना है और मैं पूरी सृष्टि को समझ सकता हूं, पूरी कायनात को समझ सकता हूं। क्या ये परमाणु बोल सकता है? ये सेल बोल सकती है? ये केवल जीवन बोल सकता है। तो जीवन अपने आप में एक अल्टीमेट इवोल्व्ड चैतन्य इकाई है जिसमें पूरी सृष्टि को समझने की संभावना है। ये इतनी बड़ी महिमा, ये इवोल्व्ड होने का प्रतीक है कि खराब चीज है? ये विकसित होने का मतलब है। तो मैं उलझ गया हूं, इसलिए मेरे को लगता है यार ये समझना ही झंझट है ना, क्योंकि जगह जगह दीवारों से टकरा के काफी चोटें खाई हैं। तो अब समझ में आता है ये अस्तित्व तो इतना खूबसूरत, को तो सुनना भी इतना खूबसूरत काम है। तो अब देखो ना, एक ऐसा शिविर जिसमें कोई मनोरंजन नहीं है, कोई ढोलक नहीं, कोई तबला नहीं, कोई गीत नहीं, नहीं तो स्पीकर आता है, उसके पहले मंच पे 4 लोग ढोलक धबरा बजाते रहते हैं, बीच में वो किस्से कहानियां सुनाता है। शुद्ध दर्शन पे बात हो और हम इतने घंटे रोज टिक पाएं और रोज हमारी जिज्ञासा और बढ़े, रोज हमारी सुनने की डेप्थ और बढ़े, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है?